आज का पहला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य स्वयं सर्वोच्च जमींदार के रूप में कार्य करता था और व्यक्तिगत कृषक भूस्वामी वार्षिक नगद किराया देकर स्वामित्व प्राप्त करते थे। दूसरा है, कृषक के पास सदैव समझौते को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता था। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो सही है, मतलब कि दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, पहला कथन जो है वो सही है। अगर रैयतवाड़ी प्रणाली की बात करें तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य जो था कि रैयत के नाम से जाने जाने वाले किसान जो व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष रूप से भूमि राजस्व का एकत्रित करना था, मतलब कि रैयत के नाम से जो व्यक्तिगत किसान जाने जाते थे उनसे एक प्रकार का राजस्व एकत्र करना था। और इस प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग जो है वो 1792 में 12 महल क्षेत्र में अलेक्जेंडर रीड ने किया था। बाद में इसको थॉमस मुनरो ने विकसित किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राज्य को भूमि का अंतिम स्वामी माना जाता था और रैयत यानी किसान को भूमि का स्वामी तब तक माना जाता था जब तक वह राज्य को राजस्व का भुगतान करते थे। इसलिए पहला कथन जो है सही है। इस प्रणाली ने स्थायी बंदोबस्त में उपस्थित जमींदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त कर दिया, किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया। इसके अंतर्गत वह इसे बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, पट्टे पर दे सकते थे, बशर्ते हुए भू राजस्व का भुगतान जारी रखें। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से बात करें तो रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष राजस्व निर्धारण को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह बहुत ही सीमित था। समय के साथ विशेषकर 1833 तक संकुचन या त्याग का अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था किसानों को उन बस्तियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था जिनका कभी मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया ही नहीं किया जाता था। मतलब कि उन करों को भी स्वीकार किया गया जो मनमाने ढंग से लागू की गई, जिनका कभी भी मूल्यांकन ही नहीं किया गया। इससे रैयतों के बीच, किसानों के बीच काफी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि राजस्व की मांग उनकी उपज से कहीं अधिक होती थी। इससे किसान जो थे या रैयत कहें वो व्यापक रूप से दरिद्र और ऋणग्रस्त होते चले गए। इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, जमानती बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये मुद्रास्फीति सूचकांक बांड हैं जो बांड धारक को प्रचलित मुद्रास्फीति से उच्च सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और बांड सरकारी संस्थाओं के द्वारा समर्थित होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। अगर हालिया संदर्भ की बात करें तो इरडा यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने चुनौतियों का समाधान और जमानती बांड बीमा को विकास देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है हाल ही में। अगर हम जमानती बांड के बारे में बात करें तो जमानती बांड एक जोखिम हस्तांतरण पत्र है जिसमें बीमाकर्ता लाभार्थी या ऋणी को गारंटी प्रदान करता है कि प्रिंसिपल या जो ऑनर है वो अपने अनुबंध संबंधी सारे दायित्वों को पूरा करेगा और यह मुद्रास्फीति सूचकांक भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि
और यह एक अद्वितीय प्रकार का बीमा है, इसमें 3 पक्षों के बीच समझौता होता है। एक प्रिंसिपल जो पक्ष जो बॉन्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है। दूसरा है जमानत, बीमा कंपनी या जमानत कंपनी दायित्व की गारंटी लेती है कि उसे पूरा किया जाएगा। यदि प्रिंसिपल वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो जमानत अनुबंध के अनुसार वह होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होती है। और जमानत कंपनी सामान्य तौर पर एक सरकारी संस्था या वित्तीय संस्थान होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं। तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है दायित्वधारी। वह पक्ष जिसे जमानत बांड की आवश्यकता होती है और प्रायः उसे इसका लाभ मिलता है। अधिकांश जमानत बांडों के लिए दायित्वधारी एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बम्बईवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में निर्धारित किया। और दूसरा है कि दूसरा जो है वो है भारत का संविधान संघ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता है, चाहे सरकार की प्रकृति संघीय हो या एकात्मक। तो इसका जो सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयनित करना है कि केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 1, मतलब कि पहला कथन जो है केवल 1 कथन जो है सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को एकात्मक और संघीय सरकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संघ शब्द जो है एक लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार कहें संघ एक नया राज्य है जो विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के माध्यम से बनता है। संघ की इकाइयों को अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि राज्य जैसे कि अमेरिका में, कैंटन जैसे स्विट्जरलैंड, प्रांत कनाडा में, गणराज्य रूस में। ठीक है, तो संघ की इकाइयां जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में राज्य कहते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटन कहते हैं, प्रांत कनाडा में कहते हैं, गणराज्य रूस में कहते हैं। संघ का गठन भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक एकीकरण के माध्यम से या फिर विघटन के माध्यम से। संघीय सरकार की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे दोहरी सरकार, अर्थात एक संघ सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। दूसरा, संघीय सरकार की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनका लिखित संविधान होगा। और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और जिसमें संविधान सर्वोच्च होगा। और संविधान का प्रारूप जो होगा वो कठोर होगा, जिसमें आसानी से अमेंडमेंट या संशोधन ना हो सके। और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और 2 सदनों वाली विधायिका होगी, जैसे कि भारत में संसद में लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। एकात्मक सरकारों की अगर बात की जाए उसकी विशेषताओं की, तो एकात्मक सरकारों में केवल राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संविधान लिखित या अलिखित दोनों का हो सकता है, जैसे कि फ्रांस में संघ सरकार नहीं है, एकात्मक सरकार है, लेकिन फ्रांस का लिखित संविधान है। लेकिन ब्रिटेन इसके उलट में, वहां पर अलिखित संविधान है। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, सभी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है। जैसे जापान में संघीय सरकार नहीं है लेकिन एकात्मक सरकार है, लेकिन वहां पर संविधान सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां संसद सर्वोच्च है। संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का संविधान कठोर है और ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
विधायिका द्विसदनी हो सकती है, एक सदनी भी हो सकती है। जैसे अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो ब्रिटेन में द्विसदनी विधायिका है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन चीन में केवल एक ही सदन है, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। अब बात करें, भारत का संविधान जो है वो भारत की संघीय प्रणाली, शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। हालांकि संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत को राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संघीय प्रणाली कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिका के मॉडल पर। बम्बईवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान संघीय है और संघवाद को इसकी मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया है। न्यायालय ने कमेंट करते हुए कहा कि हमारे संविधान की योजना के अंतर्गत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन इसका एक अर्थ यह नहीं है कि राज्य केंद्र के मात्र उपांग है। राज्य जो है वो केंद्र का अंग नहीं है। राज्यों का भी एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, वह केंद्र के उपग्रह या एजेंट के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इसलिए पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि गरीबी उन्मूलन योजना के लिए लाभार्थी की पहचान ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है और विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय ग्राम सभा स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला ही कथन जो है सही है, बाकी दोनों कथन जो हैं गलत है। अगला प्रश्न है, भारत पर ब्रिटिश विजय के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सालबाई की संधि, सुगौली की संधि, याडंबू की संधि और एक्सला-शापिल की संधि। ठीक है, तो कौन इनकी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम सालबाई की संधि की बात करें तो सालबाई की संधि जो है ये 1782 में हुई थी और भी मई में हुई थी, मई 1782 में हुई थी। इस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। इस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अगर सुगौली की संधि की बात करें तो सुगौली की संधि जो है वो मार्च 1816 को हुई थी। यह नेपाल के गोरखा सरदार और ब्रिटिश भारतीय सरकार के बीच समझौता था, जिसने एंग्लो नेपाली युद्ध जो 1814 से 16 को चला था उसे समाप्त कर दिया। इस संधि के तहत नेपाल ने विवादित तराई क्षेत्र या निचले इलाकों पर अपने सभी दावे त्याग दिए और काली नदी के पश्चिम और सतलुज नदी तक फैले अपने विजय क्षेत्र को छोड़ दिया। याडंबू संधि की बात की जाए तो ये 1826 में यानी फरवरी 1826 में हुई थी। यह ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था और यह प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 24 फरवरी 1826 को याडंबू की संधि जो है हस्ताक्षरित की गई थी और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 तक चला। इस संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवा के राजा जो बर्मा की उसमें राजधानी थी, ठीक है, उनके बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इसलिए तो इसका और एक्सला-शापिल जो है इसकी यह संधि जो है वो 18 अक्टूबर 1748 को हुई थी। इस पर फ्रांस और ब्रिटेन
के बीच हुई थी, जिसमें एक्सासापिल की संधि ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस करके और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी क्षेत्रों को वापस करके प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का हिस्सा था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सबसे पहले जो आएगा वो आएगी एक्सासापिल की संधि, फिर उसके बाद सालबाई की संधि, फिर इसके बाद सुगौली की संधि, नहीं, फिर उसके बाद सुगौली की संधि, और फिर उसके बाद आएगी याडम्बो की संधि। तो सही आंसर जो है वो इसका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित में से किन संगठनों के साथ विलय हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, हिंदू पैट्रियोटिक एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 4, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से जानकारी एकत्र की जाए और उनका प्रसार किया जाए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय 1851 में हो गया। ठीक है, मतलब कि बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय 1851 में ही इनका विलय इंडियन एसोसिएशन में भी हो गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगर अन्य सदस्यों की बात करोगे तो राम गोपाल घोष, पीरी चंद्र मित्रा और कृष्णदास पाल थे। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिसिली के तट के पास रिपोर्ट किए गए वाटर स्पाउट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर स्पाउट कि यह एक बवंडर जैसी संरचना है जो सामान्य रूप से समुद्र के ऊपर विकसित होती है। यह घटना तब होती है जब गर्म हवा खुले जल पर बहती है और उसके ऊपर प्रवाह बनाती है। तीसरा है, यह घटना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो कौन सा कथन जो है सही, कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1, मतलब कि केवल 1 इसका जो है सही है। ठीक है, वाटर स्पाउट क्या किसे कहते हैं पहचान लेते हैं कि वाटर स्पाउट जो है वो है महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटना है जिसमें विशेष रूप से जल निकायों के ऊपर हवा में घूमते हुए स्तंभ के रूप में पहचाना जाता है। ये बवंडर जैसी संरचनाएं समुद्र या बड़ी झीलों में विकसित होती हैं जो प्रकृति की शक्ति का एक बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, यह टॉर्नेडो या बवंडर का एक कमजोर संस्करण है और सामान्य तौर पर 5 से 10 मिनट तक रहता है और इसका औसत व्यास लगभग 165 फीट यानी 50 मीटर तक ही होता है। हवा की गति 100 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। अपने नाम के विपरीत यह संरचना समुद्र या झील के जल से भरी हुई नहीं होती है। इसके बजाय यह कपासी बादल से निकलती है और बादल के संघनन से इसके भीतर जल बनता है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। ठीक है, तीसरा कथन जो है वो आपका सही है। ये 2 प्रकार के होते हैं, टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट जो शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकते हैं, फेयर वेदर वाटर स्पाउट जो शायद ही कभी खतरनाक रूप बनते हो। इनके निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियां जैसे आर्द्रता का उच्च स्तर होना चाहिए और ऊपरी हवा की तुलना में जल का अपेक्षाकृत उच्च तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय
और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसलिए तीसरा कथन जो है सही है और ऑप्शन हमारा ए सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। बेरोवाली विवाद जो 1960 में हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यह भी उन्होंने कहा था। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और बेरोवाली विवाद में इसकी विपरीत जो टिप्पणियां की गई थी वो सही नहीं है। इसलिए संविधान का हिस्सा होने के नाते प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए पहला कथन गलत है। हाल ही में संसद के एक सदस्य के द्वारा उस प्रस्ताव का विरोध किया गया था कि जिसमें प्रस्तावना के संशोधन के लिए एक निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाने की अनुमति की मांग की गई थी कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है, इसलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण थे जब प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए निजी सदस्यों के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। इसके बाद 3 नए शब्द जुड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रांतीय परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे और दूसरा है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम्स को प्रतिनिधित्व दिया गया था और केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण बजट पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा मतदान किया जा सकता था। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, कि इसके कोई कथन जो है सही नहीं। ठीक है, कि इसके कोई भी कथन सही नहीं है, तीनों कथन जो है वो गलत है। पहला कथन जो है इसलिए सही नहीं है क्योंकि इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई, लेकिन इनमें से कुछ गैर सरकारी मनोनीत थे और निर्वाचित नहीं थे। इसलिए कुल मिलाकर गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत बना रहा, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है कि पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव में मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया गया, जो भारत के लिए एक विभाजनकारी कदम था। मुस्लिम्स के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा मुस्लिम्स को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। इसके अलावा हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता भी कम रखी गई थी, इसे दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि केंद्र और प्रांतों के विधानमंडलों की शक्तियों को बढ़ाया गया। विधानमंडल अब प्रस्ताव पारित कर सकते थे जो स्वीकार या अस्वीकार किए जा सकते थे, प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट के अलग अलग मदों पर मतदान कर सकते थे, लेकिन संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए कि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण और विधानमंडल के निचले सदन के लिए निश्चित कार्यकाल का अभाव और सरकार का नेतृत्व विधिवत रूप से कार्यपालिका के पास। तो विशेषता जो है संसदीय शासन, इनमें कितनी विशेषताएं जो हैं वो संसदीय शासन प्रणाली की है। ठीक है, तो इसका कौन सा कितने जो है विशेषताएं जो है संसदीय शासन की। अगर संसदीय शासन से तात्पर्य है सरकार के उस स्वरूप से जिसमें सरकार की कार्यपालिका विधायिका की शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं,
इसमें कार्यपालिका विधायिका से चुनी जाती है, जो उसके प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होती है, और विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को बर्खास्त भी किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली की अपनी विशेषताएं हैं जो अध्यात्मक प्रणाली से अलग करती है, जैसे नाम मात्र वास्तविक कार्यकारी, यानी राष्ट्रपति नाम का कार्यकारी होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। इस प्रकार कह सकते हैं राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसलिए जो चौथा विकल्प है, ऑप्शन है, वो गलत है। दूसरा कह सकते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार का मूलभूत सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री जो हैं सामान्यतः संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। वह एक टीम की तरह कार्य करते हैं, एक साथ डूबते भी हैं और एक साथ तैरते भी हैं। मतलब एक व्यक्ति गलती करता है, एक मंत्री गलती करता है, सारी मंत्रिमंडल को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। ठीक है। और संसदीय शासन की विशेषता है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। संसदीय प्रणाली में सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। इसके विपरीत इनमें शक्तियों का संलयन होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती है, अर्थात सरकार के दोनों अंग की शक्तियों का विलय होता है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा जो विशेषता है निचले सदन का विघटन और निश्चित कार्यकाल का अभाव। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व से भंग करने और नए चुनाव कराने का सलाह दे सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसलिए विकल्प 3 जो है वो सही है। इसे सही आंसर जो है वो केवल 1 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर सभी तीनों या सभी 4? केवल 3 या सभी 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। 4 में से केवल 1 पार्टी ने बहिष्कार किया था। कौन सी? पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था लंदन में। इसे आधिकारिक तौर पर 12 नवंबर 1930 को किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। यह ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के मध्य समान बराबरी के स्तर पर आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और कुछ अन्य व्यवसायिक अग्रणियों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सम्मेलन में भारतीयों के कई अन्य समूहों के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व महाराजा अथवा उसके प्रतिनिधियों ने किया था। तो मतलब कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। हिंदू महासभा और उनके समर्थकों का प्रतिनिधित्व बीएस मुंजे, एमआर जयकर और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ ने किया था। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह ने किया। पारसियों के प्रतिनिधि के रूप में फिरोज सेठना और कोवासजी जहांगीर और होमी मोदी ने भाग लिया। बेगम जहां आरा, शहनवाज
और राधाबाई सुब्रनारायण ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन में भाग लिया और उनके नेता एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को आगे बढ़ाने में सफल रहे। अगर उदारवादियों की बात करें तो उदारवादियों का प्रतिनिधित्व JN बसु, तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, BS शास्त्री और चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ ने किया था। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है वो BR अम्बेडकर और रट्टामलाई श्रीनिवासन ने किया था। जस्टिस पार्टी ने आरकोट रामास्वामी मुदलियार, भास्कर राव बिठोजी राव और सर AP पात्रों को भेजा। लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व MN जोशी और B शिवा राव ने किया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया और हेनरी गिडनी जो थे उन्होंने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया। कुछ यूरोपीय लोगों का प्रतिनिधित्व सर ह्यूबर्ट कैर ने किया और जमींदारों के कुछ प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। तो इसका सही आंसर जो है, इसका जो सही जो आंसर था वो था कि केवल एक, मतलब कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी अन्य सभी पार्टियों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए इसका A ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ